नमस्कार दोस्तों, स्वतंत्र भारत संग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे ऐसे एक महान व्यक्ति के बारे में 1891 में रत्नागिरी महाराष्ट्र की वो भूमि जहां जन्म हुआ, इसका एक प्रोफाउंड पावरफुल दलित लीडर का, एक ऐसी शक्तिशाली लीडर जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बचपन में ही इन्होंने रत्नागिरी से सातारा में शिफ्ट हुए, जो महाराष्ट्र में पुणे के पास पड़ता है। इनकी माता का देहांत हो गया छोटी उम्र में ही। बचपन से ही इन्होंने बहुत मुश्किलों का सामना किया। छोटी उम्र से ही इन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन समाज में इन्हें पढ़ने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि इनका एक दलित महार जाति के घर में जन्म, इसलिए इन्हें अपने समाज में पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं थी। इनके पिता के बहुत परिश्रम के बाद एक विद्यालय में इनका एडमिशन हुआ। मास्टर बोला बच्चा पढ़ेगा तो लेकिन पीछे बैठेगा, लेकिन पढ़ाई में इतनी रुचि की पीछे बैठकर पढ़ना भी पसंद किया। एक दिन की बात है, मास्टर ने आवाज लगाई, अंबेडकर जरा इस ब्लैक बोर्ड पर लिखे गए सवाल को सॉल्व करके दिखलाओ। अंबेडकर ने जैसे ही ब्लैक बोर्ड की ओर बढ़ा, सारे बच्चे मास्टर जी ये नीची जाति का है चिल्लाते हुए ब्लैक बोर्ड की ओर भागे। क्यों? उन बच्चों को डर था, ब्लैक बोर्ड के पास रखा हुआ हमारा लंच बॉक्स इसकी परछाई से अपवित्र हो जाएगा। ऐसे में कई चोटें और धक्के बालक भीम ने खाई। एक बार इन्होंने पानी क्या कुएं से पी लिए, इतनी मार पड़ी कि कोई भी इंसान का रूह कांप जाएगा। एक बार रिक्शा से मार्केट के लिए ट्रेवल कर रहे थे, रिक्शा वाले ने बीच रास्ते में ही उतार दिया, क्योंकि उसे बाद में पता चला कि यह नीचे जाति का है, और बोला अब तो रिक्शा तू ही चलाएगा और किराया भी डबल देगा। उनकी परछाई तो छोड़िए, उनकी आवाज से भी लोग सोचते थे हम अपवित्र हो जाएंगे। यह जो परछाई से अपवित्र, छूने से अपवित्र, बोलने से अपवित्र है, ये जो दर्द इनको सहन करना पड़ा, आगे चलकर उनके जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया उनकी लीडरशिप को बेद करने में। और इन्हें संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती थी, कहते थे संस्कृत तो ब्राह्मणों के लिए है, तेरे पढ़ने के लिए तो है नहीं, और इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। तो सायाजी महाराज गायकवाड़ नाम के वहीं पर एक राजा हुआ करते थे। वो इनकी तकलीफों को जानते थे और समझते थे। इनकी पढ़ने की इतनी इच्छा देखकर उन्होंने स्पॉन्सर किया, स्कॉलरशिप दिया, ताकि बेस्ट में जाकर लंबी पढ़ाई कर सके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बात आज की नहीं है, बात आज से 115 साल पुरानी है। 1909 की है। भीम एक निकले पावदान से, महार जाति का लड़का, इंटर करके आया इंग्लिश में मुंबई से। उसके बाद वही बीए की पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में। रुक नहीं, तुम मुझे यहाँ नहीं पढ़ने दोगे, मैं जाऊंगा दुनिया के बेस्ट यूनिवर्सिटी में, रोककर तो दिखाओ। और वही स्कॉलरशिप लेकर के अंबेडकर निकल गया न्यूयॉर्क कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाकर के। पहले तो उसने एमए करी, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी, उसके बाद पीएचडी यहाँ नहीं रुक, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चला गया। वहाँ जाकर सबसे पहले एमएससी किया, उसके बाद लव का पढ़ाई पूरा किया, उसके बाद डॉक्टरेट किया। किताब के ऊपर अपनी थीसिस लिखी। ये वही किताब थी जिसके ऊपर आगे जाकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया। महाराजा ऑफ बड़ौदा से इनका प्रेम कितना था ना, जो सायाजी गायकवाड़ थे जिन्होंने इन्हें स्कॉलरशिप दिया था, इनके पढ़ने में मदद किया था। दुनिया भर में पढ़ के इनका प्रेम भूल नहीं, वापस उनके पास आ गए। अंबेडकर जी बोले दुनिया भर में पढ़कर आया हूँ, अब आपकी सेवा में आना चाहता हूँ। तो उनको मिलिट्री सेक्रेटरी की नौकरी दे दी गई। उसे समय नौकरी बहुत बड़ी मानी जाती थी और एक बड़ी पदवी पर तो आ गए, लेकिन छुआछूत इनका पीछा नहीं छोड़ा था। वहाँ भी उनका जो पियून हुआ करता था, वो इनको फाइल दूर से पैक करके दिया करता था। बोलना था तू नीच जात का है, आज गद्दी पर बैठ गया तो क्या दूर से फाइल फेंकते थे। उनके पास लोग नहीं जाते थे, उनको खाने के लिए बोलते थे बाहर जाकर खा। आज भी वे कुएं से पानी नहीं पी सकते थे, इतने बड़े पोजीशन पर होने के बाद भी। बाबा साहेब अंबेडकर का तकलीफों का सिलसिला थमा थोड़े ही। अभी तो रमाबाई जिनसे उनका विवाह हुआ था, उनके साथ उनकी 5 संतानें हुई, जिसमें से 4 संतान एक के बाद एक उनके जीवन से चलती चली गई। इलाज की सुविधा ठीक से न मिल पाने के कारण 4 संतान की मौत हुई। एक बच्चा बच पाया, पत्नी भी ज्यादा समय तक साथ नहीं रह पाई, वे भी लंबी बीमारी के चलते उनका भी देहांत हो गया। उसे समय डॉक्टर भी दूर से इलाज किया करते थे। बाबा साहब अंबेडकर की जगह कोई भी इंसान पूछ सकता था, जिसे अपना सब कुछ, स्वाभिमान ही खत्म हो जाए, लेकिन इन
उन्हें साथ साथ अपने देश के लिए लड़ते रहे और घर की तकलीफों से अपने आप को रुकने नहीं दिया और एक सत्याग्रह पर निकल गया। 1927 के इस महान सत्याग्रह में यह जिद अड़ गए कि मैं सभी दलितों को कुएं से पानी पीने का अधिकतर दिलाकर रहूंगा। कुआं सार्वजनिक स्थान है, किसी का प्राइवेट नहीं है, सरकारी स्थान है। वहाँ पर एक इंसान दूसरे इंसान के साथ पानी क्यों नहीं पी सकता है? सही मायने में गलत तो उसे समय हो रहा था और उस समय दलित औरतों को साड़ी भी आधे पाँव ढककर पहनना पड़ता था। इन्होंने अधिकार दिलाया आम औरतों की तरह पूरी पाँव ढक करके नीचे तक साड़ी पहनने का अधिकार दिलाया। उसके बाद कम्युनल इलेक्ट्रेट का मांग कर दी। उन्होंने यह चाहते थे हमारी वोटिंग की सुविधा थोड़ी सी अलग हो। उसमें थोड़ा सा गांधी जी अड़ गए, क्योंकि गांधी जी जानते थे कि ये अंग्रेज लोग मिलकर के हमारी सारी जातियां को तोड़ करके अलग करना चाहता है। गांधी जी ने अम्बेडकर जी को समझाया कि अम्बेडकर जी, हम आपको रिजर्वेशन दिला देंगे, मैं आपको बाकी सब मदद करूंगा, लेकिन अलग नहीं करेंगे। अब जातियों के आधार पर सबको अलग किया तो इस देश को स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मैं अंग्रेजों से लड़ नहीं पाऊंगा। मेरे साथ खड़े होकर के मेरी ताकत बानो। अंबेडकर जी नहीं माने तो गांधी जी अनशन पर बैठ गए। अब अंबेडकर के सामने एक बड़ी दुविधा आ गई। सोच, एक तरफ मेरे जाति के लोग और दूसरी तरफ देश के लिए आंदोलन लड़ रहे गांधी का कहीं जीवन ना खत्म हो जाए। अंबेडकर जी बोले, ठीक है, आप अनशन छोड़िए। पूना पैक्ट वहाँ साइन किया गया और पूना पैक्ट जब गांधी जी ने साइन किया तो अंबेडकर जी ने फॉरेन रिजर्वेशन को कंट्रोल में किया। द एलिवेशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, उनकी किताब द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। इन्होंने जो 2 किताबें लिखी है, इनके आधार पर आरबीआई की स्थापना हुई। भारत के सबसे निचले पायदान से आया हुआ एक यंग लड़का का कोई मदद करने वाला नहीं। आज उसकी बुद्धि पे कॉन्स्टिट्यूशन का भी स्थापना की जाएगी। इनकी ज्ञान, बुद्धि और कौशल की लोहा इंडियन लीडर और ब्रिटिश लीडर दोनों मानते थे। 1947 में भारत आजाद हुआ और गांधी जी के पास नेहरू पूरी कैबिनेट की लिस्ट लेकर आए, जबकि नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री होने वाले थे। उन्होंने बताया कि यह कैबिनेट लिस्ट तैयार किया गया है। तभी महात्मा गांधी ने बोला, इसके अंदर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम कहाँ है? और वही नेहरू और गांधी की थोड़ी सी बहस हुई और गांधी जी ने नेहरू को बोला, नेहरू, ये तुम्हारा कैबिनेट नहीं है, ये आजाद भारत का कैबिनेट है। और तुरंत वहीं पर बाबा साहब अम्बेडकर को कानून मंत्री के रूप में लिया गया। और न केवल कानून मंत्री, तुरंत जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसका चेयरमैन भी बना दिया गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के इंटेलिजेंस के सामने कोई कुछ बोल नहीं सकता था। जो इनसे सहमत थे और जो असहमत थे, दोनों जानते थे कि इस आदमी में बुद्धि बहुत है। आगे चलकर इन्होंने हिंदू कोड बिल और महिलाओं के लिए और कानून के अंदर बड़े बदलाव लाए। वो पॉलिटिकल लीडर नहीं थे जो सत्ता के लिए लड़ते थे। ये लड़ते थे कि देश में कमजोर हिस्सों को उठाना देश की हर लीडर की जिम्मेदारी है, चाहे वह महिलाएं हो, चाहे वह जाति धर्म हो। आगे बढ़ाना, सपोर्ट करना, तभी देश आगे चलेगा। खुशहाली आएगी तो फायदा सबका होगा। बाबा साहब अम्बेडकर की भाषा में और उनकी भाषण में, इनकी चर्चाओं में और इनकी आचरण में, चाहे चेयरमैन होते हुए संविधान लिखने में सहनशीलता लगातार दिखती रही। अहिंसा, परमो धर्म, बौद्ध धर्म को अपनाया। भागवत की एक श्लोक उनके मन को ज्यादा भाया। आत्मवत सर्वभूतेषु, इसका मतलब है सभी जीवात्माओं को अपनी तरह देखना चाहिए। सामान्य दृष्टि देने का इन्होंने प्रयास किया। आखिरी तक कम प्रेम से करते रहे। आप लोगों के लिए एक मैसेज है, एजुकेशन इज द टूल। पूरी जिंदगी में सबसे कमजोर हिस्से को एजुकेशन के बल पर तो खड़ा किया। लोग इनके सामने चुप, इनकी एजुकेशन के चलते हो जाते थे। आगे चलकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी नंबर 1 स्कॉलर इन द वर्ल्ड के उपाधि से नवाजा। देश ने इनको भारत रत्न दिया। उनके बराबर लीडर प्लीज पूरे भारत में परसेंटेज में भी नहीं है। और देश को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में बताना हमारा और आपका कर्तव्य है। उनके संघर्ष के बारे में बताइए तो सही, कैसे इन्होंने पिछले वर्ग के लोगों के लिए अपनी पूरा जीवन लगा दिया। वीडियो को दबा के शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और इस तरह के हर एक नए वीडियो को पाने के लिए चैनल की सब्सक्राइब कर सदस्यता लीजिए। आप लोग से विनती है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। जय हिंद।
मेरे साथ खड़े होकर के मेरी ताकत बानो। अंबेडकर जी नहीं माने तो गांधी जी अनशन पर बैठ गए। अब अंबेडकर के सामने एक बड़ी दुविधा आ गई। सोच, एक तरफ मेरे जाति के लोग और दूसरी तरफ देश के लिए आंदोलन लड़ रहे गांधी का कहीं जीवन ना खत्म हो जाए। अंबेडकर जी बोले, ठीक है, आप अनशन छोड़िए। पूना पैक्ट वहाँ साइन किया गया और पूना पैक्ट जब गांधी जी ने साइन किया तो अंबेडकर जी ने फॉरेन रिजर्वेशन को कंट्रोल में किया। द एलिवेशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, उनकी किताब द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। इन्होंने जो 2 किताबें लिखी है, इनके आधार पर आरबीआई की स्थापना हुई। भारत के सबसे निचले पायदान से आया हुआ एक यंग लड़का का कोई मदद करने वाला नहीं। आज उसकी बुद्धि पे कॉन्स्टिट्यूशन का भी स्थापना की जाएगी। इनकी ज्ञान, बुद्धि और कौशल की लोहा इंडियन लीडर और ब्रिटिश लीडर दोनों मानते थे। 1947 में भारत आजाद हुआ और गांधी जी के पास नेहरू पूरी कैबिनेट की लिस्ट लेकर आए, जबकि नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री होने वाले थे। उन्होंने बताया कि यह कैबिनेट लिस्ट तैयार किया गया है। तभी महात्मा गांधी ने बोला, इसके अंदर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम कहाँ है? और वही नेहरू और गांधी की थोड़ी सी बहस हुई और गांधी जी ने नेहरू को बोला, नेहरू, ये तुम्हारा कैबिनेट नहीं है, ये आजाद भारत का कैबिनेट है। और तुरंत वहीं पर बाबा साहब अम्बेडकर को कानून मंत्री के रूप में लिया गया। और न केवल कानून मंत्री, तुरंत जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसका चेयरमैन भी बना दिया गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के इंटेलिजेंस के सामने कोई कुछ बोल नहीं सकता था। जो इनसे सहमत थे और जो असहमत थे, दोनों जानते थे कि इस आदमी में बुद्धि बहुत है। आगे चलकर इन्होंने हिंदू कोड बिल और महिलाओं के लिए और कानून के अंदर बड़े बदलाव लाए। वो पॉलिटिकल लीडर नहीं थे जो सत्ता के लिए लड़ते थे। ये लड़ते थे कि देश में कमजोर हिस्सों को उठाना देश की हर लीडर की जिम्मेदारी है, चाहे वह महिलाएं हो, चाहे वह जाति धर्म हो। आगे बढ़ाना, सपोर्ट करना, तभी देश आगे चलेगा। खुशहाली आएगी तो फायदा सबका होगा। बाबा साहब अम्बेडकर की भाषा में और उनकी भाषण में, इनकी चर्चाओं में और इनकी आचरण में, चाहे चेयरमैन होते हुए संविधान लिखने में सहनशीलता लगातार दिखती रही। अहिंसा, परमो धर्म, बौद्ध धर्म को अपनाया। भागवत की एक श्लोक उनके मन को ज्यादा भाया। आत्मवत सर्वभूतेषु, इसका मतलब है सभी जीवात्माओं को अपनी तरह देखना चाहिए। सामान्य दृष्टि देने का इन्होंने प्रयास किया। आखिरी तक कम प्रेम से करते रहे। आप लोगों के लिए एक मैसेज है, एजुकेशन इज द टूल। पूरी जिंदगी में सबसे कमजोर हिस्से को एजुकेशन